वेलकम टू एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो होगा एनिमल जजिंग का। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। इसके पहले क्लास में हमने देखा था कि एनिमल जजिंग क्या होती है, उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था और हमने मेथड पढ़ा था कि एनिमल जजिंग कैसा किया जाता है। तो उसके मेनली आपके दो मेथड्स थे। पहला था आपका एज डिटर्मिनेशंस का, जिसमें अपन जनरली क्या है जो फिजिकल कंडीशंस थी उसको देखते थे, और जो दूसरा था आपका वो है स्कोर कार्ड मेथड। तो आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो स्कोर कार्ड मेथड ही होगा। तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने क्या बोला था कि ये जो स्कोर कार्ड मेथड है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर एनिमल जजिंग। ठीक है, एनिमल जजिंग की बहुत अच्छी मेथड है। बस इसमें क्या रहता है, आपका एज डिटर्मिनेशन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो आपका डेंटल फार्मूला रहता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए एनिमल जजिंग की, तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मेथड है वो आपका स्कोर कार्ड मेथड है। साथ ही साथ हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि व्यावसायिक स्तर पर जो व्यवसाय के लिए पशुओं को खरीदा जाता है, तो उसके लिए जो स्कोर कार्ड मेथड है वो सबसे बेहतरीन रहता है किसी भी पशु के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए या पहचानने के लिए। तो देखिए, स्कोर कार्ड मेथड में जनरली होता क्या है, तो सबसे पहला चीज़ तो अच्छी मेथड है तो सबको पता ही है। दूसरा रहता है कि इसमें जो पशु का शरीर रहता है ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें पशु पशु के शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांट कर प्रत्येक हिस्सों के लिए अंक अंक जो रहता है, जो मार्क्स रहते हैं ना, वो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है। और उन मार्क्स को जो एक आइडियल अपना एनिमल है, ठीक है, आइडियल पशु हम एक सोच लेते हैं कि इस पशु में हमने मान लेते हैं कि अयन संस्थान को 30 अंक दिए हैं, तो जो हमारे सामने पशु है उसको हम किससे तुलना करेंगे, जो आइडियल आपका होगा, जो आदर्श पशु होगा उससे तुलना करेंगे। और जो आप जिस पशु के बारे में आप देख रहे हो वो आइडियल एनिमल से जितना ज़्यादा क्लोज रहेगी या जितना ज़्यादा रिलेटेड रहेगी, आप उसको उतने ही मार्क्स देते जाएंगे। सपोज करते हैं एक जो है वो आपका आइडियल एनिमल है जो कि बहुत अच्छे गुणों वाला है। ठीक है, आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श जो होता है, आदर्श पशु है। और बी कोई पशु है जिसको आपने किसी प्रदर्शनी में या जो एग्जीबिशंस होता है वहाँ पे आप देख रहे हैं या फिर किसी फार्म में रखा है, और आपको कंपैरिजन करना है ए की तुलना में। तो हम क्या करेंगे, एक हमने अलग अलग अंक दे दिए हैं, उसी प्रकार बी के उन्हीं शरीर के उन्हीं हिस्सों को अलग अलग बांट कर क्या करते हैं, हम अंकों का निर्धारण करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि शरीर के अंगों को बांट कर मतलब आपको काट के अलग करना है और उसके बाद डिटरमाइन करना है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या रहता है, जनरली जो पशु रहती है ना, जो भी उसकी संरचना रहती है, उसकी संरचना को अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, बांट दिया जाता है। कि मान लेते हैं कि इसका अलग अलग पोर्शन से हमने देखा था ना कि आपका हेड पोर्शन होता है, ट्रंक पोर्शन होता है, फोर क्वार्टर्स हैं, हिंड क्वार्टर्स हैं, आपका टेल पोर्शन है, तो सबको अलग अलग अंक दे दिया जाता है। मान लेते हैं कि इसके अयन संस्थान को हमने 30 अंक दे दिया है। ठीक है, इसके सर को हमने 2 अंक दे दिया है या 5 अंक दे दिया है, जो भी अलग अलग इसमें क्या रहता है, अंकों का निर्धारण कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी तुलना की जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, आदर्श पशु के शारीरिक अंगों से उसकी तुलना करते हैं, और उस तुलना के बाद जो भी अंक जो भी पशु सर्वश्रेष्ठ अंक जो रहता है वो गेन करता है, वो पशु को अच्छा माना जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रहती है कि इसमें जो निर्धारण रहता है वो अंकों का निर्धारण 100 पे रखा जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कोर कार्ड मेथड में कितने अंक जो रहते हैं वो निर्धारण के लिए रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएटी में पूछा गया है। ठीक है, तो कितने अंक रहते हैं, 100। अब देखिए, एक साल आपका क्या आया था, ये पूछा गया था। ये शायद मेरे हिसाब से बीएचयू में पूछा गया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मे बी शायद बीएचयू या आपका वेस्ट बंगाल के एग्जाम में पूछा था कि पशुओं के अंक निर्धारण के लिए कितने अंक रखे जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात थी कि वहाँ 100 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, वहाँ ऑप्शन में 100 नहीं थे। ऑप्शंस क्या क्या थे मैं बता देता हूँ। ऑप्शंस थे आपके 10 था, आपका 26 था, आपका 50 था, और आपका 80 था। अब बात क्या आती है, यहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यार 10 है, 26 है, 50 है, 80 किसको ले। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के ना दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 और 50 में। 10 में क्यों होते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो आपका पैरामीटर है वो 100 का ना होकर कितने का हो गया है, 10 का, और अब इसकी मार्किंग 1 से 10 के बीच में की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा जो आपका ऑप्शन है 50 का, उसको हम क्या सोचते हैं कि जो 100 में आपका निर्धारण किया गया है उसको हाफ कर दिया गया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए हैं, और इसके बाद 50 से इसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, तो ये भी गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो उस वर्ष लिया गया था, और ये बहुत रोचक बात थी। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा पढ़ा गया तो पाया गया कि इसका आंसर था 26। अब 26 क्यों था, जो पहले के टाइम थे, जो हम इसका इतिहास में जाए तो इतिहास में क्या किया जाता था ना,
कि 26 नंबर जो रहते हैं वो दिए जाते थे। ठीक है, 26 नंबर से ही जो आपका स्कोर कार्ड है उसको डिटरमाइन किया जाता था। और इसमें जनरली 26 अंक के होने का रीज़न ये था कि इसमें कंप्लीट जो आपकी बॉडी होती है ना, एनिमल की बॉडी, उसको नहीं देखा जाता था, उसकी स्कोरिंग नहीं की जाती थी। सिर्फ किसकी स्कोरिंग की जाती थी? आपके अडर पोर्शन की। अयन जो रहता है ना, अयन जो दुधारू पशु होगा उसका अयन, जो सांड होगा उसका क्या रहेगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो आपका पीछे का हिस्सा रहता है। बैल वाले में आपकी चाल को लेके। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पे डिटर्मिनेशन पहले किया जाता था, बट अभी के टाइम पे आप याद रखेंगे कितना? 100 अंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो ये पूछा गया था आपके क्वेश्चन में कि पशु निर्णायन के वक्त, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ एनिमल जजिंग, जो आपका जज रहता है, जो निर्धारण करता है, वो पशु से कितना दूर होना चाहिए? तो याद रखेंगे 15 से 20 फीट दूर होना चाहिए। ठीक है, या यहाँ जो आपका इकाई है वो फीट में है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो कितना दूर रहता है? 15 से 20 फीट। तो ये आपका जो रहता है एनिमल जजिंग का एक डिस्टेंस रहता है, जिसको एक आइडियल डिस्टेंस बोलते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि आप बहुत करीब से जाके एकदम देख रहे हैं उसके एक एक हिस्से को, या फिर एकदम इतना ही दूर हो गए कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको एक आइडियल, क्योंकि देखिए आपको क्या करनी है, एनिमल जजिंग का भी ना प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसे किया जाता है ये भी है। तो सबसे पहला चीज़ ये रहता है कि जो आपका जज रहेगा वो बहुत वेल, जो आप क्या बोल सकते हैं, ट्रेंड हो। ठीक है, मतलब उसको पता होना चाहिए कि जजिंग कैसे करना है, योग्यता होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा लिया और वो बता रहा है कि नहीं इसका ये सही नहीं है, इसका ये सही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। ठीक है, जो भी आपका जज रहेगा वो थोड़ा ट्रेंड होना चाहिए, उसको उस नस्ल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो कि हाँ भाई, क्विक डिसीजन। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि आप उस जानवर को 10 दिन तक देखते रहेंगे और उसके बाद जजिंग करेंगे। आपको क्विक डिसीजन लेना है, विद इन आवर्स या विद इन अ मिनट्स आपको डिसीजन लेना है कि हाँ इसके आयन को इतना नंबर देना है, इसके सिंग को इतना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्विक डिसीजन के टाइम पे आप एकदम हड़बड़ा जाएं या आपका कंट्रोल खो जाए और आप कुछ गलत डिसीजन ले लें। तो बहुत शांत व्यक्ति होना चाहिए, सरल होना चाहिए, चीज़ों की ज्ञान नॉलेज होना चाहिए उसको। ठीक है, बायस नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कोई अच्छी दिख रही है तो उसके सारे कैरेक्टर्स को हटा दिया और नहीं भाई ये तो सुंदर दिख रही है तो इसी को लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डिटरमाइन करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ हमें इसको इतने अंक देने हैं, मतलब इतने अंक देने हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं थोड़ी सी, जो आपको पहचानना जरूरी होता है। और द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर रहता है वो ये रहता है कि उसके आंखों के सामने एक आइडियल एनिमल का इमेज होना ही चाहिए। देखिए जब तक आपके आंखों में एक आइडियल इमेज नहीं बनेगा तब तक आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ को लेने जाते हैं, जैसे फ़ोन्स को, तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। 4 GB रैम होना चाहिए भाई इसमें, आपका जो रोम होना चाहिए, जो एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल जो आपकी कैपेसिटी है वो 64 GB, 128 GB। तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें रहती है कि हाँ इतना हमें चाहिए, इतना हमें चाहिए, उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं। ये भी तो जजिंग है, ये भी तो जजिंग है। या फिर आप जब मार्केट में जाते हैं किसी वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को लेने में, तो हम कैसे जजिंग करते हैं कि भाई फ्रेश होना चाहिए, साइज बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल चोट नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे मेज़र करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक इमेज रहती है पहले से कि हमें इस टाइप का फ्रूट्स चाहिए, और उससे हम फिर कंपैरिजन करने लगते हैं कि कौन कौन सा फ्रूट उसके नज़दीक है। ठीक है, तो ये आपका एनिमल जजिंग का जो हाउ टू यूज़ स्कोर कार्ड, या जो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जज रहता है, कि जो महत्व रहता है वो क्या रहता है और उसको कैसे ये चीज़ों करनी चाहिए, इसके बारे में था। अब इसके बाद आते हैं कि किन किन जानवरों को कितने कितने मार्क्स दिए गए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं गाय की। तो याद रखेंगे जो गाय रहते हैं ना, उसमें जनरली जजिंग जो रहता है ना, वो किस बेसिस पे किया जाता है कि आपकी गाय अधिक से अधिक दूध उत्पादन वाली हो। ठीक है, ऐसा अगर मांस के लिए कर रहे हैं तो मांस उत्पादन के लिए, मतलब एक प्रॉपर आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इसका जो चुनाव है उसके आधार पे करना है। किसके आधार पे करना है? मान लेते हैं कि अ, दूध के आधार, दूध उत्पादन के आधार पे। तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका अडर है, अयन है, वो अच्छा बड़ा होना चाहिए। जो दुग्ध सिराएं हैं वो बड़ी होनी चाहिए। शरीर क्या है, थोड़ा अच्छा वेल, आप क्या बोल सकते हैं कि
चुस्त होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका चमकीला शरीर होना चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि टॉर्च लाइट मार रहे हैं। शाइनिंग का मतलब है कि वो झुर्रीदार नहीं होनी चाहिए, एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई गाय एकदम एज खत्म हो चुकी है और ये कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा वाला, ठीक है। उसके बाद फिर जो उसका गेस्टेशन पीरियड है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड जो आपका 9 महीने 9 दिन रहता है, अराउंड उसके आसपास होना चाहिए। देखिए कुछ गांव में बीमारी की वजह से ना ये गेस्टेशन पीरियड का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है या जो कम हो जाता है, ऐसा वाला रहता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना, ये एक अच्छे गाय के जो लक्षण हैं। अब आपको देखिए कैरेक्टर्स पता चल चुके हैं कि हमें ऐसे चीज़ों को जज करना है। अब इस जजिंग के लिए हमने क्या किया, स्कोरिंग की है। तो स्कोरिंग के लिए क्या रहता है, देखिए आप देख सकते हैं कि काऊ में स्कोरिंग के लिए पहला रहता है शरीर के भाग के हिसाब से और उसके बाद अंक दिए गए हैं। तो सामान्य स्वरूप जो आपका जनरल अपियरेंस है उसके लिए अपन कितने मार्क्स रखते हैं, 30 मार्क्स रखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जनरल अपियरेंस के लिए 30 मार्क्स है। उसके बाद है डेयरी का गुण, मतलब डेयरी कैरेक्टर्स उसके कितने होने चाहिए, 20 मार्क्स रखा गया है। फिर आपका शरीर का क्षमता मतलब बॉडी कैपेसिटी के लिए कितने मार्क्स रखे गए हैं, 20 मार्क्स। और लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि आप गाय के दूध उत्पादन के लिए जजिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, जो दुग्ध तंत्र, जो आपका मेमोरी सिस्टम है, उसके लिए आपने कितने मार्क्स दे दिए हैं, 30 मार्क्स। मतलब जनरली अगर आप ध्यान देखेंगे तो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा मार्क्स दिया गया है, अराउंड 50% से ज़्यादा, मोर देन 50%। वो है आपका सामान्य स्वरूप और दुग्ध तंत्र, ठीक है। अब सामान्य स्वरूप में आपका क्या आता है, तो सामान्य स्वरूप में आपका नस्ल आता है कि कौन सा नस्ल है, उसके रंग कैसा है, आकार कैसा है, शरीर कैसा है, ठीक है। उसके खुर कैसे हैं, टांगे, पूंछ, कमर, पीठ, ये सारी चीज़ें किस में आती है, जनरल अपीयरेंस में। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करता है, ठीक है। अब देखिए नीचे पे आपको कुछ महत्वपूर्ण अंगों के अंक निर्धारण दिए गए। जैसे नस्ल के लिए हम 4 मार्क्स देते हैं। अगर नस्ल हमने क्या, अगर बहुत अच्छी नस्ल है, जैसे आपकी दुधारू नस्ल है, साहिवाल है, गिर है, आपका ऐसा कुछ नस्ल है, ठीक है, रेड सिंधी है, ठीक है, देवनी है, क्या है, दुधारू नस्ल है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा मार्क्स देंगे एज़ कम्पेयर टू आपका जो डुअल पर्पज़ है या फिर जो आपका कृषि कार्य के लिए, उनके लिए। देखिए कृषि कार्य के लिए तो एकदम ही कम मार्क्स देंगे क्योंकि वो दूध उत्पादन कम ही करेगी, तो जो नस्ल है इस पे मार्क्स। उसके बाद टांगे, ठीक है, टांगे भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सही दूरी पे होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए, ठीक है, वेल आपका डेवलप्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैर मुड़े हैं या टांगे मुड़ी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपका पीछे का अयन है उसके जस्ट पीछे क्या रहता है, टांग रहती है। तो प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम सटा हुआ तो आपके दूध दोने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका गर्दन है, नेक है, उसके लिए कितने मार्क्स रखे गए हैं, 3 मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है। थन जो आपका अडर है उसके लिए कितने मार्क्स रखे गए हैं, आपके 5 मार्क्स रखे गए हैं। पसलियाँ जो रहती हैं, रिब्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए 4 मार्क्स हैं, ठीक है। अडर के लिए आपका 10 मार्क्स। अच्छा थन का मतलब टिट्स होता है, ठीक है, अयन का मतलब अडर होता है। उसके बाद जो दुग्ध सिराएं, मिल्क वेन्स है, उसके लिए 5 मार्क्स। और अयन की आकृति जो आपका शेप है, जो मैं फिर से बात कर रहा हूँ, बड़ा शेप होना चाहिए, उसके लिए 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, सारी चीज़ें आपके जो सामान्य स्वरूप या डेयरी का गुण, शरीर की क्षमता, इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए डेयरी के गुण में जो आपका जनरली जो कैरेक्टर्स रहते हैं ना, वो आपका पसलियाँ, जांघ रहता है, जो थाइज रहती हैं, आपका विदर्स रहते हैं और नेक्स रहता है। वैसे ही शरीर की क्षमता की जब बात की जाती है तो पेट का जो हिस्सा, जो आपका स्टमक पोर्शन है, उसको लिया जाता है, ठीक है। जब मेमोरी सिस्टम्स की बात की जाती है तो फिर यही अयन की आकृति, दुग्ध सिराएं, अयन, थन, ये सब आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 100 मार्क्स रखा गया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 30 और 20 हो गया 50, फिर 20 हो गया 70 और 70 और 30, टोटल 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपका एनिमल जजिंग में अयन के लिए कितने मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, और ऐड करने का रीज़न ये है कि उसके मार्क्स थोड़े से ज़्यादा ही हैं, वो है सिर, ठीक है। तो इसमें जो सिर को है ना, वो 8 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा बात आती है कि सिर को 8 मार्क्स क्यों दिए गए हैं, क्योंकि देखिए सिर बहुत डिपेंडेंट है भाई, ठीक है। आपका सिर जो बड़े जो आंखें हैं वो सिर का हिस्सा है, कान जो है, नासादंड है, ये सारे हिस्से किसके हैं? सामान्य स्वरूप जनरल अपीयरेंस में आते हैं, इसलिए सिर को कितना मार्क्स दिया गया है? 8 मार्क्स दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सांड के लिए, ठीक है, जो आपके बुल्स रहेंगे उनके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन किए गए हैं, वो कैसे डिटरमाइन किए गए हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला फिर वही सामान्य स्वरूप जो आपका रहता है, जनरल अपीयरेंस, उसके लिए हमने कितने मार्क्स दिए हैं? 25। सिर और गर्दन के लिए कितने मार्क्स दिए हैं? आपका
15 मार्क्स हेड और नेक के लिए। उसके बाद आपका शरीर का गठन जो रहता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो रहती है, उसके लिए हमने 15 मार्क्स दिया है। फिर आपका अगला धड़, ठीक है, जो आपका 4 क्वार्टर रहता है, उसके लिए हमने 25, और जो पश्च क्वार्टर, जो पीछे का क्वार्टर रहता है, जिसको पिछला धड़ भी बोलते हैं, वो हिंड क्वार्टर है, उसके लिए हमने फिर 25 मार्क्स दिए हैं। और क्रिया क्षमता, ठीक है, मतलब एक्शन पोटेंशियल के लिए हमने कितने मार्क्स दिए हैं आपके? 5 मार्क्स दिए। फिर वही बात आती है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके लिए, तो देखिए बुल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? रिप्रोडक्शंस के लिए, प्रजनन के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए आपका वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट है? आपकी टांगे, क्योंकि टांगे मजबूत होंगी मतलब चुस्त है आपका बुल। उसके बाद आपका जो अंडकोश है, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए मार्क्स रखे जाएंगे, 3 मार्क्स है। नस्ल के लिए आपका वापस से 5 मार्क्स हो गया। जांग जो रहता है, थाई के लिए 2। पिछली टांगे मतलब जो आपका हिंड क्वार्टर, सॉरी हाँ, हिंड क्वार्टर जो है, उसके लिए हमने कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। अब हिंड क्वार्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है फिर से वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो रहेंगे वो हिंड क्वार्टर में पाए जाएंगे, तो आपका हिंड क्वार्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आपका जो सीना है, चेस्ट, उसके लिए 3 मार्क्स। सिंग, हॉर्न्स के लिए 2 मार्क्स। स्वभाव, जो उसका नेचर के लिए 3 मार्क्स रखे गए हैं हमने, ठीक है। गर्दन, नेक के लिए 2 मार्क्स। कुबड़ जो रहता है, हम्प, उसके लिए हमने 2 मार्क्स रखे, और अगली टांगों के लिए 5 मार्क्स। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसके में, अगर आप ध्यान देंगे तो पिछली टांगे, अगली टांगे और अंडकोश, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। साथ ही साथ आपका नस्ल है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। और सांड के भी कुछ कैरेक्टर्स, जो हम आइडियल सांड जो बोलते हैं ना, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए? तो सबसे पहला, प्रजनन जो क्षमता है वो ज़्यादा होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रजनन क्षमता ही नहीं है। उसके बाद उसमें क्या होनी चाहिए? जो कोई रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और स्पेशली कोई रिप्रोडक्टिव प्रजनन वाले रोग तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, वरना वो पीढ़ी दर पीढ़ी और आगे जाते जाएगी, और ये बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो फिर वही बात आ जाती है टांगों की। टांगे मजबूत होनी चाहिए भाई, क्योंकि टांगे मजबूत होगी मतलब क्या है? आपका जो सांड है वो चुस्त दुरुस्त है, ठीक है, हेल्थी है, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। उसके बाद जो सांड है वो जवान होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम ओल्ड एज को लिया जा रहा है, क्योंकि ओल्ड एज में देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो आपकी रहती है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, और एक ऐसा टाइम आता है कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑलमोस्ट ख़त्म के बराबर हो जाती है। उसके बाद जो सांड का कैरेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे जितने भी प्रोजेनीज हुए हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी रिजल्ट आया है वो वेल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ है। उसका बॉडी सुडौल होना चाहिए, आकर्षक, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये आपका पूछा भी गया है कि सांड के गुण में एक लक्षण आपको पूछा था कि बॉडी सुडौल और आकर्षित होनी चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है इसका कैरेक्टर। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन बैल के गुण, ठीक है, जो आपके बैल यूज़ किया जाता है, ऑक्स का यूज़ होता है आपके लिए। ऑक्स का जनरली यूज़ आपको पता होगा क्या रहता है? कृषि कार्य, एग्रीकल्चर पर्पज़ या ड्रॉट पर्पज़ के लिए किया जाता है, ठीक है, उससे काम लिया जाता है। तो इसके लिए भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि सबसे पहला तो कैरेक्टर ये है कि अधिक काम करने वाला हो, थकने वाला ना हो, ठीक है, आपका जो बैल है, ऑक्स है, वो एकदम क्या बोल सकते हैं, एनर्जेटिक हो, जितना हो सके उतना काम कर सके। उसके बाद उसके आगे का हिस्सा पीछे की हिस्से की अपेक्षा भारी होनी चाहिए। देखिए बुल और ऑक्स में यहीं पे हम डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि बुल में हम कहाँ फोकस कर रहे थे? आपके जो आपके पिछला टांग था, ठीक है, मतलब जो हिंड क्वार्टर्स थे हम वहाँ पे फोकस कर रहे थे। बट जो आपका ऑक्स रहता है ना, वहाँ पे आपको 4 क्वार्टर्स पे फोकस करना है, मतलब अगली टांग जो रहती है ना वो इंपॉर्टेंट रहती है। अब क्यों रहती है? क्योंकि देखिए जब बुल की बात की जा रही थी तो वहाँ पे हिंड क्वार्टर इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। लेकिन जब ऑक्स की बात की जाती है तो आपको काम करना है, और आपको काम करना है तो आपको पता है कि जो अगली टांग रहती है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। अगर आपको दौड़ना है तो ग्रिप वही बनाती है, मूवमेंट वही करती है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में बैलगाड़ीज रहती थी तो उसके गर्दन के पोर्शन, मतलब जो आपका 4 क्वार्टर है, वहाँ पे प्रेशर रहता था, इसलिए ऑक्स में जो रहता है वो मेनली किसको देखा जाता है? 4 क्वार्टर्स को। इसके बाद आपकी जो ऑक्स है वो अ, भार को, मतलब जो वजन को जो रहता है ना उसको ढोने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी गाय को जो रहता है आप ऑक्स बना देंगे, ऐसा बैल बना देंगे, ऐसा नहीं। उसकी क्षमता होनी चाहिए भाई कि वो अच्छी खासी जो आपका वजन है उसको सह सके। उसके बाद जो रहता है कुबड़ जो है वो अधिक ऊंचा ना हो, ठीक है। अब मान लेंगे आपका जो हम्प है वो एकदम ऐसा ऊंचा हुआ, तो आप यहाँ पे सामान को रखेंगे कैसे? ये तो खुद अपने आप में एक क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एक तो लुक तो चेंज करेगा ही करेगा, उसके बाद बॉडी में भी बहुत सारी
चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे आप कोई इंस्ट्रूमेंट को लगाएं या कुछ लगाएं तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद जो आपका बैल है वो रोग से, क्या बोल सकते हैं इसको, डिजीज फ्री इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में रोग रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार वो बीमार पड़ रहा है तो भाई काम ले ही नहीं पाएंगे उससे, फिर तो बड़ा दिक्कत होगा। बोलते हैं ना, आले आल आलसी, आलसी आपका बैल है क्या ही काम करेगा ऐसा। तो आलसी बैल नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे होना चाहिए। उसके बाद उसकी चाल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है, माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो क्या है आपका, चाल जो है वो अच्छा होना चाहिए। चाल इन अ सेंस क्या होता है कि तेज चलने वाली होनी चाहिए, एकदम नहीं कि ऐसे सुस्त चल रही है आपको। अब मान लेते हैं कि आपको इतना बड़ा फील्ड करना है और आपकी गाय एकदम इस रफ्तार से जा रही है, सॉरी बैल इस रफ्तार से जा रही है, तो पता चल रहा है कि जो काम 3 दिन में होना चाहिए वो काम आपका 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लग जा रहा है। तो ऐसे नहीं, एकदम ऐसा एनर्जेटिक होनी चाहिए कि एकदम धड़ाधड़ 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 काम करे, एकदम ऐसे 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 निपटा दे और ख़त्म। ठीक है, तो एनर्जेटिक मतलब चाल जो है उसकी वो तेज होनी चाहिए। उसके बाद जो रहता है जो उसका सीना है, आगे का सीना चौड़ा होना चाहिए। फिर वही, अब देखिए सीना चौड़ा बोलते हैं ना, सीना चौड़ा है भाई अपना एकदम 56 इंच का सीना है या जितने इंच का भी हो आपका, ठीक है। तो सीना चौड़ा होने का मतलब ये है कि आप फुर्तीले हैं। तो ये कुछ उसके कैरेक्टर्स हैं जो आइडियल आप बैल खोजते हैं, उसके कैरेक्टर्स है। अब देखिए निर्धारण के लिए क्या किया गया, फिर से वही जो आपका जनरल अपियरेंस है उसके लिए 20 मार्क्स दिए गए हैं। सिर और गर्दन, हेड और नेक के लिए 20 मार्क्स। अग्र धड़ जो है आपका उसके लिए 20 मार्क्स। ठीक है, शरीर जो है बॉडी के लिए 15 मार्क्स। पश्च भाग मतलब वही हिंड क्वार्टर के लिए आपका 20 मार्क्स। और कार्य मतलब एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी के लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अंग जो हैं, ठीक है, पहला शारीरिक बनावट जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसके लिए 5 मार्क्स। पसलियाँ जो रहती है रिब्स उसके लिए 5 मार्क्स। स्वभाव, जो भी उसका स्वभाव है उसके लिए 3 मार्क्स। सीना चेस्ट के लिए 6 मार्क्स। सिंह हैं 2 मार्क्स। टांगे 5 मार्क्स। घुटने 2 मार्क्स। जांघ 4 और चाल 3। ठीक है, तो आप ध्यान देखेंगे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, एक फुर्तीले चीज़ से। मतलब हम अगर हम किसी इंसान को देखते हैं ना कि ये बहुत यार वेल फिट आदमी है, तो देखिए उसमें हम यही सारी चीज़ों को देखते हैं कि उसकी चाल कैसी, उसका टांग कैसा है, ठीक है, उसके जांग कैसे। अब सिंह तो पाया नहीं जाता है इंसानों में, वरना उसको भी देख लेते। ठीक है, बट जनरली हम क्या देखते हैं, मसल्स देखते हैं। देखिए कितना, जितना ज़्यादा मसल्स आपको दिखाई देता है, आप क्या होता है, अरे यार ये तो एकदम फिट है, एकदम जिम वाला ट्रेनर वाला आदमी है। तो ये कैरेक्टर्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, एनिमल की जजिंग करते हैं, और यही कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। दैट्स वाई ये एक एक्यूरेट वैल्यू आपको देती है। इसलिए ये जो मेथड है ना आपकी, स्कोर कार्ड मेथड, इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का कंपेरिजन्स किया जाता है। ठीक है, तो यहीं तक थी आज की क्लास आपकी। और अगर इस क्लास में आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या कोई पोर्शन हो जो आपको समझ ना आया हो, आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।